आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। दरअसल आप न्यूज नेशन से अपनी घड़ी मिला सकते हैं क्योंकि हम शुरू करते हैं खबरें वक्त पर। आइए सबसे पहले आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सिक्किम में शिकस्त के बाद मलाबार युद्धाभ्यास और उसके बाद भारत और अमेरिका और जापान के इस गठजोड़ को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे कि चीन तिलमिला गया है। चीन लगातार हिंदुस्तान को चेतावनी पर चेतावनी दे रहा है, एक के बाद एक धमकियां दी जा रही हैं और अब सबसे ताजा धमकी आई है डोकलाम इलाके को लेकर, जहां चीन ने स्पष्ट तौर से कहा है कि अगर भारत ने अपनी फौज को वापस नहीं बुलाया तो उसके परिणाम दूरगामी होंगे। कई देशों के राजदूत को बुलाकर चीन ने दरअसल इस मुद्दे को हवा देकर यह कहने की कोशिश की है कि दुनिया अब देख रही है कि हिंदुस्तान कैसे चीन के अंदरूनी मामले में दखल दे रहा है और इसका परिणाम हिंदुस्तान को भुगतना होगा। हम सब जानते हैं कि दरअसल चीन की चाल क्या है, लेकिन चीन जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवा दे रहा है, स्पष्ट है कि चीन अब शांत बैठने वाला नहीं है। युद्ध से नहीं डरता चीन। भारत उलझा तो कभी भी कार्रवाई कर सकता है बीजिंग। इन्हीं गिदड़ भपकियों के साथ चीन एक बार फिर हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा है। हिंदुस्तान पर दबाव बनाने के लिए चालबाज चीन एक और युद्धाभ्यास कर रहा है तो दूसरी ओर जंग की खुलेआम धमकी दे रहा है। डोकलाम में भारतीय सेना से चोट खाए चीन ने हिंदुस्तान को गिदड़ भपकी देते हुए कहा है, ना पीछे हटेंगे और ना इंतजार करेंगे। भारत के साथ डोकलाम विवाद पर बीजिंग में चीन ने कई देशों के राजदूतों को बुलाकर ब्रीफ किया। चीन ने कहा कि वो अपनी स्थिति से पीछे नहीं हटेगा और न ही ज्यादा इंतजार कर सकता है। भारत को यह स्थिति समझनी चाहिए। चाइना ने मन बना लिया है माई वे और हाईवे, या मेरी बात मानो नहीं तो मैं नहीं मानूंगा, तो मैं डराने की कोशिश कर रहा हूँ। भूटान के डोकलाम को लेकर भारत और चीन आमने सामने है। रणनीतिक तौर पर तीनों देशों के लिए ये काफी अहम है। चीन डोकलाम पर अपना दावा ठोकता रहा है, जबकि भूटान उसे अपना हिस्सा मानता है। चीन ने हाल ही में डोकलाम में सड़क बनानी शुरू की। भारतीय सेना ने इसका विरोध किया और इसके बाद विवाद शुरू हो गया। इसे लेकर बीते 3 हफ्ते से दोनों देशों के बीच तनातनी चल रही है। चीन जहां बार बार भारत को 1962 की याद दिलाकर डराने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं। भारत की तरफ से यह साफ संकेत दे दिया गया है कि वो चीन की धमकियों से डरने वाला नहीं है। इस बीच चीन की सरकारी मीडिया भी भारत के खिलाफ जहर उगल रही है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया है कि बीजिंग युद्ध से नहीं डरता। अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो भारत को एक गंभीर नतीजे के लिए तैयार रहना होगा। भारत 1962 के बाद से बार बार विवाद खड़ा कर रहा है। चीन को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए और कभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कार्रवाई कर देनी चाहिए। अगर भारत चीन के साथ उलझता है तो उसे इसके परिणाम इसके साथ ही लेख में चीनी सरकार को सलाह दी गई है कि वो डोकलाम क्षेत्र पर और सैनिक भेजे, साथ ही सड़क निर्माण का काम भी जारी रखे। देखिए, प्रोपेगेंडा भी एक हथियार होता है। यह भी एक लड़ाई के अंदर हथियार माना गया है। तो चाइनीज मीडिया साथ में प्रोपेगेंडा भी चला रहा है। सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने चौकसी और बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारत चीन सीमा पर अब तक निष्क्रिय पड़ी चौकियों को एक बार फिर सक्रिय कर दिया गया है। उन चौकियों पर जवानों और अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी गई है। सभी पोस्ट पर आईटीबीपी के जवान और अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है। ये सभी सेना के ऑपरेशनल कमांड पर काम करेंगे। चीन इस बात पर अड़ गया है कि भारतीय सेना डोकलाम से पीछे हटे, जबकि भारत का कहना है कि वो कोई विवाद नहीं चाहता, लेकिन चीन को वहां सड़क बनाने नहीं दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच तनाव के इस माहौल को शांत करने के लिए भारत कूटनीतिक कोशिशें भी कर रहा है। 26 जुलाई को चीन में ब्रिक्स देशों के एनएसए की बैठक है, जिसमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी जाएंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान भी चीन से इस मामले में बातचीत की कोशिश हो सकती है, लेकिन इस बीच भारत चीन से लगी सीमा पर किसी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। टी न्यूज़ नेशन।
अगर आप गौर फरमाएं तो हिंदुस्तान की तरफ से पिछले एक महीने में एक भी ऐसा बयान सामने नहीं आया है जो चीन के लिए चिंता का सबब हो, क्योंकि चीन लगातार एक बहुत ही आक्रामक पोजीशन ले रहा है और हिंदुस्तान पर अपनी धौंस जमाने की पुरजोर कोशिश करता चला जा रहा है। और इसी श्रृंखला में चीन ने तिब्बत में भी सशन्य एक एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। दरअसल चीन बौखलाया हुआ है। समझ नहीं आ रहा चीन के भीतर शासकों को कि आखिरकार किस तरह से अपने विस्तारवादी नीति को अंजाम दिया जाए। चीन पूरी दुनिया में यह प्रदर्शित करना चाहता है कि एशिया में वो जो चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे वैसा कर सकता है और उसके मुकाबले खड़ा होने वाला कोई नहीं है। बस फर्क यह है कि हिंदुस्तान अब खड़ा है। मालाबार एक्सरसाइज हिंदुस्तान, अमेरिका और जापान का नौसैनिक अभ्यास, जहां समंदर की उफनती लहरों पर सैन्य पैतरे ने दुश्मनों में खौफ भर दिया। जंगी जहाजों के डेक से उड़ान भरते लड़ाकू विमानों की गर्जना से दुश्मन दहल गए। एंटी सबमरीन हथियारों के प्रहार ने समंदर में दुश्मनों के हर चक्रव्यूह के विनाश का संदेश दे दिया। हिंद महासागर में 3 महाशक्तियों के शौर्य ने चीन की फिक्र बढ़ा दी है। दुनिया की सबसे बड़ी ब्लू वाटर नेवी और 2 उभरती हुई नौसेनाओं के बीच ये एक्सरसाइज एक अहम रणनीतिक कदम साबित हुई। इस एक्सरसाइज में 16 जहाज, 95 एयरक्राफ्ट्स, पनडुब्बियां और टोही विमान शामिल हुए। इस युद्धाभ्यास में तीनों सेनाओं ने एक दूसरे से वो तमाम पहलू साझा किए जिन्हें समुद्री युद्ध में अनिवार्य माना जाता है। अगर हम अमेरिका की नेवी को लें और हम अपनी नेवी को साथ जोड़ दें और साथ में जापान की नेवी जिसने वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर, दुनिया की दूसरी लड़ाई के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत थी, तो अगर 3 ये बहुत जो ताकतवर नेवीज मिल जाती हैं तो ये जितना हिंद महासागर है उसके ऊपर इसका डोमिनेंस रहेगा। खराब मौसम और समंदर में ऊंची लहरें उठने के बावजूद तीनों देशों की नौसेनाओं ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया और अपने अपने जौहर दिखाए। इस एक्सरसाइज में समंदर के ग्रुप ऑपरेशन के साथ ही क्रू सदस्यों की अदला बदली, समुद्री गश्त, टोही कार्रवाई, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन और एक्सप्लोसिव डिफ्यूज करने का सैन्य अभ्यास किया गया। क्रॉकटेक ऑपरेशंस के तहत आईएनएस विक्रमादित्य से लड़ाकू विमान मिग-29K ने उड़ान भरी और उसका सामना करने के लिए अमेरिकी जहाज यूएसएस निमित्ज से F-18 विमानों ने उड़ान भरी। लेकिन इनमें सबसे अहम रहा एंटी सबमरीन वॉरफेयर और क्रॉस टेक ऑपरेशंस। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में तीनों देशों की नौसेना ने क्षेत्र में मौजूद पनडुब्बियों की सीक्रेट जानकारी को साझा किया। साथ ही दुश्मन की पनडुब्बी को किस तरह से मिलकर मार गिराया जा सकता है इसका भी अभ्यास किया। चीन हमेशा से ऐसे युद्धाभ्यास को शक की नजरों से देखता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसे घेरने के लिए किया जा रहा है। अभ्यास के दौरान ही यूएस नेवी ने भी साफ कर दिया कि मालाबार एक्सरसाइज चीन को एक रणनीतिक संदेश है। चाइना एक ताकत है जरूर, मगर जब हम ये 3 नेवीज, जैसे मैंने कहा कि ताकतवर नेवीज को देखते हैं, अमेरिका की और जापान नेवी जो साउथ चाइना सी के अंदर हमेशा काम करती रही है, अगर इनको देखते हैं तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। चीन की परमाणु पनडुब्बी के हिंद महासागर में मौजूद होने की आशंका भारत की चिंता का सबब बनी हुई है। बीते कुछ महीनों में भारतीय नौसेना ने चीन की करीब 6 ऐसी पनडुब्बियों को अपने रडार पर ट्रैक किया। चीन भारत को हर तरफ से घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। अफ्रीका के एक छोटे से देश जिबूती में उसने अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा बना लिया है। बांग्लादेश, म्यांमार से लेकर श्रीलंका और पाकिस्तान के ग्वादर से अब जिबूती तक चीन भारत की घेराबंदी करने में जुटा है। चीन दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर और मध्य सागर तक हर जगह अपनी धाक जमाना चाहता है, जिसमें खास तौर पर हिंद महासागर में भारत निशाने पर है। इसमें जिबूती को बेहद खतरनाक तरीके से चीन ने चुना है, जहां उसने पहला मिलिट्री बेस बनाने का फैसला 2015 में किया था और अब उसने अपने सैनिक और जहाज भी वहां भेज दिए। चीन जिबूती के जरिए समंदर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सभी बड़े रास्तों पर दबदबा बनाने की फिराक में है। वहीं जिबूती से ग्वादर और श्रीलंका से म्यांमार और बांग्लादेश तक एक घेरा बनाकर चीन सोच रहा है कि वो हिंद महासागर में भारत को घेर लेगा। शायद इसलिए चीन को हिंद महासागर में मालाबार सैन्य अभ्यास से मिर्ची लग जाती है। भारत के समुद्री इलाके में अतिक्रमण करने के साथ जिस तरह से बीजिंग दक्षिण चीन सागर में अपनी हरकतें बढ़ा रहा है, उसमें अमेरिका और जापान के साथ भारत की नौसेना का साथ आना अहम है। जाहिर है इससे विस्तारवादी मंसूबे पाल रहे चीन को कड़ा संदेश मिला है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान पे सीज फायर का उल्लंघन करता चला जा रहा है और हमारे नागरिकों को अब जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। हद तो तब हो गई है जब पाकिस्तान की तरफ से जो बमबारी की जा रही है उसमें अब स्कूलों पर निशाना बनाया जा रहा है, जानते हुए कि वहां बच्चे पढ़ रहे हैं।
बच्चे जब स्कूल में हैं उस वक्त 3 स्कूलों पर जबरदस्त फायरिंग की गई है। कश्मीर के नौशेरा सेक्टर और इसके अलावा कई और जगहों पर मोर्टार दागे गए हैं, जिससे 9 स्कूलों में 200 बच्चों की जिंदगी फंस गई थी। बहुत मुश्किल से प्रशासन ने इन बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं हमारे सहयोगी शहनवाज के पास, जो बता रहे हैं आपको कि कैसे इन बच्चों को सुरक्षित निकालने में न सिर्फ शिक्षकों का बहुत बड़ा हाथ रहा, लेकिन प्रशासन का भी रहा। शहनवाज। अजय जी, बिल्कुल प्रशासन और शिक्षकों ने आज बहुत बड़ा रोल जो है यहाँ पे प्ले किया। मैं आपको सीधा यहाँ पे जो शिक्षक थे स्कूल में, उन्होंने किस तरह का मंजर देखा और कैसे एक एक बच्चे की जान बचाई, उन्हीं से बात करवा देता हूँ। आप मुझे सीधा बताइए कि कैसे ये फायरिंग शुरू हुई, कैसे आपने बच्चों को बचाया? सर, हम स्कूल में थे तो बच्चों का एक फायरिंग स्टार्ट होगी। हम बच्चों को अंदर लेके गए और बच्चों को 1-2 रूम के अंदर हमने उनको रखने की कोशिश की है, बिठा के रखा, उनको छुपा के रखा और धड़ाधड़ फायरिंग हो रही थी। बहुत ज़्यादा फायर हुआ है, स्कूल के ऊपर फायर बहुत ज़्यादा पड़ा है और जिस रूम में हम थे उसी के बगल वाले रूम के ऊपर बम पड़ा है और बड़ा ज़्यादा बच्चे रो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी और मतलब ऐसा था कि कोई बचने की उम्मीद नहीं थी। आप मुझे बताइए कि ज़रूर ये बम जब गिर रहे होंगे, जान की फिक्र सबको होती है, फिक्र थी कि बच्चों की जान? नहीं, मुझे बच्चों की जान की पहले फिक्र थी सर। ये आज हमारे देश के भविष्य के ऊपर बहुत बड़ा पाकिस्तान ने हमला किया है सर। इनके कारण बचाने वाला तो खुदा ही होता है सर। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वो अपनी जान जो है रिस्क में डाल के तो हमें वहाँ से निकाला है सर। और सर 120 मार्टर थे, आगे पीछे ऊपर हमारे दाएं बाएं और पूरे खिड़की दरवाजे सब कुछ टूट गया है सर। और आप सब चर्च ने वो किया है? हमने सर, हमारे जो ड्यूटी थी हमने जो है डिवाइड किया थोड़े थोड़े बच्चों। तो आप देख सकते हैं यही वो टीचर्स हैं जिन्होंने जान बचाई है इन सारे बच्चों की। अब सारे बच्चे सेफ हैं और कोशिश अब एडमिनिस्ट्रेशन की यही है कि अब जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर जो ये रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ पर रखा जाए। बहुत धन्यवाद शहनवाज। और जाहिर सी बात है, इसे प्रशासन की मुस्तैदी कहेंगे कि आज सभी बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन जरा पाकिस्तान के इरादे देखिए। स्कूल पर हमला करना, क्या ये इंसानियत का तकाजा है? कोई गलती से भी ऐसा करता है क्या? लेकिन पाकिस्तान को खुद अपनी करनी का कितना भोगना पड़ रहा है, ये सिंध से स्पष्ट हो रही हैं बातें। नवाज शरीफ के सरकार के खिलाफ सड़कों पर आवाम उतर रही है, नारे लग रहे हैं और सिंध में ऐसा लगता है जैसे कि बगावत हो रही है। पाकिस्तान के हालात कितने बदतर हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान में किस तरह अंदरूनी कलह ने विद्रोह की शक्ल अख्तियार कर ली है, इन तस्वीरों को देखकर बखूबी समझ सकते हैं। कभी बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग पाकिस्तान को परेशान करती है, तो कभी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आज़ादी आज़ादी के नारे सुनाई देते हैं। और अब आज़ाद सिंध के लिए भी पाकिस्तान में जंग ने जोर पकड़ लिया है। पाकिस्तान में आज़ाद सिंध के लिए विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। जगह जगह से इसी तरह की नारेबाजी, धरने और प्रदर्शनों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हजारों लोग अलग सिंध की मांग को लेकर नवाज सरकार को घेर रहे हैं। खास बात यह है कि इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। आज़ाद सिंध की मांग को लेकर कई संगठनों ने यूएन में भी अपनी आवाज़ बुलंद की है। मानवाधिकार के मुद्दे को पुख्ता तौर से उठाया गया है। पाकिस्तान में अलग सिंध की मांग तेज क्यों होती जा रही है, इस बात पर भी जरा गौर कर लीजिए। सिंध पाकिस्तान का सबसे समृद्ध प्रांत माना जाता है। पाकिस्तान के राजस्व का 70% हिस्सा सिंध से मिलता है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान सिंध क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं नहीं दे रहे। पाकिस्तान की सेना यहाँ सिंध में रहने वाले लोगों पर जुल्म उठा रही है। इसी इलाके में सबसे ज्यादा हिंदू भी रहते हैं। यहाँ के लोगों का पाकिस्तान की सरकार से मोह भंग हो गया है और अब सिंध के लोग अलग वतन की मांग कर रहे हैं। इसी वजह से हर साल 14 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी का दिन सिंध के लोग ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं। अलग सिंध की इस मांग को पाकिस्तान के हुक्मरान लाठी डंडे के जोर पर दबाते रहे हैं, लेकिन अब ये आंदोलन उग्र हो रहा है और पाकिस्तान के लिए इस आवाज़ को दबाना मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन। इसके साथ साथ अब जरा देश की बात कर लें।
मॉनसून सत्र इतना ज़बरदस्त होने वाला है कि उसकी आगाज़ आज से ही दिख रही है। सदन में आज दूसरा दिन था और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इतनी ज़बरदस्त नोकझोंक हुई कि राज्यसभा में बीएसपी के अध्यक्ष मायावती को बोलने नहीं दिया गया। हालात इतने बदतर हो गए कि मायावती ने खुद यह तय किया कि वो राज्यसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा देंगी, क्योंकि दलितों के मुद्दे पर उन्हें अपनी बात को रखने नहीं दिया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार के कई मंत्री और बीजेपी के कई सांसद मायावती को बोलने तक नहीं दे रहे थे। संसद भवन से बहुत गुस्से में बाहर निकली और आनंद फानंद में उन्हें तुरंत अपना इस्तीफा भी पेश कर दिया। पहले इस्तीफे की चेतावनी। यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म You can ask for a discussion. What more you want? हाउस में रहने का अधिकार नहीं है नैतिक। मैं हाउस का इस्तीफा दे रही हूँ। फिर दे दिया इस्तीफा। जब मेरे समाज के की बात भी मैं इधर हाउस में नहीं रख पाऊंगी तो मेरा इधर रहने का कोई फायदा नहीं। ये मायावती का महासंग्राम है, ये मायावती का गुस्सा है। राज्यसभा में ना बोलने देने का मुद्दा ऐसा भड़का कि बात मायावती के इस्तीफे तक जा पहुंची। दलितों के मुद्दे पर ऐसा दंगल हुआ कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। तो जब मुझे अपनी बात रखने का सत्ता पक्ष मौका नहीं दे रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो मैंने आज राज्यसभा से इस्तीफा देने का फैसला लिया। हाउस में भी कहा और अभी मैं माननीय सभापति जी को अपना इस्तीफा देकर आ रही हूँ। मायावती के इस्तीफे से पहले राज्यसभा में हंगामा भी खूब हुआ। सहारनपुर कांड पर मायावती अपनी बात रखना चाहती थी, लेकिन उपसभापति बार बार घड़ी दिखा रहे थे। नहीं नोटिस है, नहीं है ये। मायावती को अपनी बात रखने के लिए 3 मिनट का वक्त मिला था, लेकिन उनका कहना था कि ये समय पर्याप्त नहीं। बार बार हो रही टोका टोकी से बात बिगड़ती गई और फिर मायावती ने सदन में ही इस्तीफा देने की बात कह दी। मायावती के गुस्से पर सदन में भी लामबंदी शुरू हो गई। विपक्ष सत्ता पक्ष पर बात न कहने देने का आरोप लगाने लगा और फिर मायावती के सदन से बाहर जाते ही कांग्रेस और तृणमूल के सदस्यों ने भी वॉकआउट कर दिया। सदन में इस्तीफे का ऐलान और फिर मायावती का इस्तीफा। सियासत में संग्राम छिड़ चुका है। विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और बीजेपी इसे राजनीतिक दांव बता रही है। बीजेपी के लोगों ने उन्हें बोलने नहीं दिया। बीजेपी बराबर उनकी होटिंग करते रहे और उन्हें नहीं बोलना दिया, तो वो बड़ी उससे बड़ी दुख हुई है। तो जो है वो दलित समाज की बात कर रही थी, शुद्ध रूप से राजनीतिक बात कर रही थी। जाहिर है हंगामे की शुरुआत हो चुकी है और मायावती का इस्तीफा मॉनसून सत्र के आगे का हाल बयां कर रहा है। दलित अत्याचार के मुद्दे पर मायावती सदन पटल पर बिफरी और इतनी बिफरी कि इस्तीफा तक दे डाला। जाहिर है संसद में उठा मुद्दा अब वो सड़क तक ले जाएंगी और इस मुद्दे पर अब राजनीति की अगली दशा और दिशा तय होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। मॉनसून सत्र के शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जिस तरह से जीएसटी के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष लगभग एक साथ चलते दिख रहे थे, शायद यही दिखेगा इस बार मॉनसून सत्र में। लेकिन सत्र के शुरुआत के साथ ही जहां विपक्ष की आवाज दबाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है सरकारी पक्ष के द्वारा, मायावती के इस्तीफे के बाद अब यह मुद्दा सदन पर इतना हावी रहने वाला है कि उम्मीद मत कीजिए कि मॉनसून सत्र में बहुत ज्यादा कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि राज्यसभा में चीजें चल पाए ये बहुत स्पष्ट है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। यहां तक कि लोकसभा की कार्रवाई पर भी इसका जबरदस्त असर पड़ेगा और कम से कम इस हफ्ते कोई कामकाज हो पाए ऐसा दिखता नहीं है। जाहिर सी बात है इस इस्तीफे की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को।